अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आसिफ जाह सामिन नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम जाह बहादुर को आज बादीदा नम हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में वाक़े मकाबिर आसिफिया में उनके वालिद प्रिंस ऑफ बरार नवाब मीर हिमायत अली खान आज़म जाह बहादुर की खबर के पहलू में सुपुर्द हैत कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा इसी मस्जिद में बाद असर अदा की गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद के साथ साथ आसिफ जाही खानदान के अफराद, मुख्तलिफ ट्रस्टों के जिम्मेदारों और अहम शख्सियात ने शिरकत की और उनकी खिदमत को खिराज पेश किया। क़ब्ल अज़ीम मुकरम जाह बहादुर की मैयत को अवाम के आखिरी दीदार के लिए चारशंबे की सुबह चौमहला पैलेस में रखा गया, जबकि कल शाम अहम शख्सियात ने चौमहला पैलेस पहुंचकर उनकी मैयत का आखिरी दीदार किया और उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। दरबार हॉल के एक हिस्से में आसिफ जाह सामिन की मग़फ़िरत के लिए मुसलसिल कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया, जहाँ पर मर्द व ख़वातीन कुरान ख़वानी में मसरूफ़ थे। बाद नमाज ज़ोहर गुस्ल और तजहीज़ व तकफ़ीन अंजाम दी गई। दरबार हॉल के बाजू खुली जगह पर गुस्ल और तजहीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ामात किए गए थे। सपहर 3:30 बजे चौमहला पैलेस से जुलूस जनाजा की रवानगी अमल में आई। उनका जनाजा मक्का मस्जिद ले जाया गया। हज़ारों अफराद के हुजूम के पेश नज़र नमाज जनाजा मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में मेंबर के करीब अदा की गई। शाम 4 बजे तक मक्का मस्जिद की इब्तिदाई 5 सफ़ें मुकम्मल हो गई थी। मक्का मस्जिद के फानूस हर साल अहम रातों जैसे शब मिराज, शब बरात और शब कद्र के अलावा ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खोले जाते हैं। बतौर खास आज खोले गए थे। पुराने शहर के कई इलाकों में आज सियाह झंडियाँ बतौर सोग लगाई गई थी। पुराने शहर के कई मकामात पर दुकानात और तिजारती इदारे रज़ाकाराना तौर पर बंद रहे। कई दुकानात पर फ्लेक्सी लगाते हुए मुकरम जाह को भरपूर खिराज पेश किया गया। मेरे को ना कोबरा मैं आगे जा रहा मेरे को ना कोबरा मतलब मैंने ऐसा करता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को और नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस ऐलान के साथ ही तीनों रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज भी हो गया। तीनों ही रियासतों में वोटों की गिनती के लिए 3 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई। काबिल ज़िक्र है इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता इतवार को मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा रियासतों का 4 रोज़ा दौरा किया था। त्रिपुरा में जहां इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है, वहीं मेघालय और नागालैंड में बीजेपी बरसर इख्तियार इत्तेहाद का हिस्सा है। यानी तीनों ही रियासतों में बीजेपी हुक्मरान तबका है और इस मरतबा यहाँ हुकूमत तश्कील देना पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि ये साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस साल मजीद इंतखाबात होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी। Tripura, and we have taken let me tell you first this.
The date of issue of notification in case of Tripura would be January 21, and last date of making nominations January 30. We will also put it on social media account of ours immediately, so that you can take this. You can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 जुम्मे को खेल के तय पुरानी सोच की वजह से होने वाले नुकसानात की निशानदही करते हुए कहा कि ऐसी ज़हनियत ही कि खेल जिंदगी का अहम हिस्सा नहीं है और इसी सोच ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। आज का नया हिंदुस्तान खेल के शोबे में पेश आने वाले तमाम चैलेंजेस को दूर करने की कामयाब कोशिश कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद महाकुंभ 2022-2023 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक्त को याद किया जब खेलों को गैर निसाबी सरगर्मी समझा जाता था और उसे कोई ऐसा शौक या सरगर्मी करार दिया जाता था जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। उसे सिर्फ वक्त गुजारी का जरिया समझा जाता था। बच्चे भी ये बात समझते थे और उनको यही बताया भी जाता था। उन्होंने कहा कि ऐसी ज़हनियत मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है। इसकी वजह से बहुत से बासलाहियत खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से फ़ायदा हासिल नहीं कर सके। मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 8-9 सालों में मुल्क ने इस खराबी को दूर करने और खेलों के लिए बेहतर माहौल पैदा करने के लिए बहुत से इक़दाम किए। साथियों, आज का नया भारत स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने मौजूद हर चुनौती के समाधान का भी प्रयास कर रहा है। हमारे खिलाड़ियों के पास पर्याप्त संसाधन हो, ट्रेनिंग हो, टेक्निकल नॉलेज हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, उनके चयन में पारदर्शिता हो, इन सभी पर जोर दिया जा रहा है। आज बस्ती और ऐसे ही दूसरे जिलों में खेलों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, कोचेज की व्यवस्था की जा रही है। देश भर में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि इनमें से 750 से ज्यादा सेंटर्स बनकर तैयार भी हो चुके हैं। देश भर के सभी प्ले फील्ड्स की जियो टैगिंग भी की जा रही है ताकि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिलने में परेशानी ना हो। सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है और यूपी के मेरठ में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। और मुझे बताया गया कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। पंजाब के बाद यात्रा हिमाचल प्रदेश में दाखिल हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ बड़ी तादाद में लोग भारत जोड़ो यात्रियों के इस्तकबाल के लिए हिमाचल के घटोटा पहुंचे थे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने दीगर भारत जोड़ो यात्रियों के साथ 4 जुम्मे को हिमाचल के घटोटा से पदयात्रा का आगाज किया था। राहुल गांधी ने कहा कि देवभूमि आने के लिए हमने पदयात्रा का रूट बदला। हम कम वक्त दे सके क्योंकि हमें गांधी जी के यौम शहादत पर श्रीनगर पहुंचना है। राहुल गांधी ने कई मसाइल पर हुकूमत और बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमने पार्लियामेंट में अपने मसाइल उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां मसाइल उठाने की इजाजत नहीं दी गई।
स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, सुबह सुबह आप हमारा योजनाओं का लक्ष्य डर फैलाने का होता है, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की। यात्रा से पहले हमने पार्लियामेंट में मुद्दे उठाने की कोशिश की। पार्लियामेंट में हमें मुद्दे नहीं उठाने देते। हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रेस हो, उनके माध्यम से भी हम अपनी बात नहीं उठा सकते, क्योंकि सारे के सारों पर बीजेपी का, आरएसएस का दबाव है। इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की। दो और मुद्दे हैं, बेरोजगारी जो पूरे देश में फैली हुई है और फैलती जा रही है, और महंगाई। महंगाई के पीछे जो आप जानते हो, 3-4 लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरकार चलाई जा रही है। जो भी होता है उन लोगों के लिए होता है, और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, उनके लिए नहीं किया जाता है। चाहे वो नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, किसान बिल हो, जो भी बीजेपी की सरकार करती है, हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों की मदद करने के लिए करती है। इसीलिए हमने सोचा चलें, जनता की बात हम उठाएं और जो जनता के दिल में है उसको हम समझने की कोशिश करें। आपने कहा कि हिमाचल से हम निकल रहे हैं, सही बात है। आपने कहा था कि हिमाचल से निकलना है, तो हम निकले। हमने पूरा रूट बदल दिया आपके लिए। पहले हम यूं जा रहे थे, ये प्रतिभा जी ने नहीं बोला, मगर पहले हमारा रूट यूं था, अब हमारा रूट यूं हो गया। बहुत खुशी है आज आप आया। कम समय दिया है, ये तो है। हिमाचल को सिर्फ 1 दिन मिला, मगर शायद और देना चाहिए था। मगर हम जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में हमारा प्लान था कि हम तकरीबन 30 तारीख को, जो गांधी जी की मृत्यु शहीद दिवस है, उस दिन पहुंचे, तो इसलिए सिर्फ 1 दिन दे पाए। आमतौर से हम यात्रा में लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, आम जनता से बात करते हैं। 25 कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 मई को मुल्क के लोगों से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ खड़े होने और मुल्क में जारी भारत जोड़ो यात्रा तहरीक में शामिल होने की अपील की। कांग्रेस सदर ने कहा कि पूरा मुल्क पार्टी लीडर राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल हो रहा है और उनकी यात्रा की मंजिल अब करीब है। ये सफर मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और नफरत फैलाने के खिलाफ है, इसीलिए सबको इस तहरीक में हिस्सा लेना चाहिए। साथियों, राहुल जी 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। वो मंजिल के करीब कश्मीर पहुंचने वाले हैं। मेरी अपील है कि आप सभी अपने घरों से निकले। महंगाई, बेरोजगारी और बीजेपी आरएसएस द्वारा फैलाई नफरत के खिलाफ खड़े हैं। ये देश हम सब का है। हमारा संविधान और लोकतंत्र आज खतरे में है। इन संस्थाओं को बचाना जरूरी है। जनता के अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। आप इन मुद्दों को लेकर अपने घरों से बाहर निकलोगे। देश भर में भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन मिला है। लाखों लोग इससे जुड़ रहे हैं। मेरी अपील है कि आप सभी राहुल जी और कांग्रेस पार्टी की आवाज से आवाज मिलाएं और नारा लगाएं, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जोक इन इंडिया बन गया है।
खम्मा में भारत राष्ट्र समिति के पहले जलसे आम से खिताब करते हुए सीएम केसीआर ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा इंतखाबात में मरकज में बीआरएस मुजवजा हुकूमत ने इख्तिदार हासिल किया तो मुल्क भर के किसानों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बीआरएस इख्तिदार में आती है तो मुसल्लह अफवाज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के रैतु बंधु जैसी स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि दोनों पार्टियां बैन रियासती पानी के मसाइल की जिम्मेदार हैं। सीएम केसीआर की जेर सदारत जलसे आम से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान, केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन, सीपीआई जनरल सेक्रेटरी डी राजा और समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने भी खिताब किया। సింగ్ మాన్ గారు, విజయన్ గారు, వారితో పాటు వచ్చిన అఖిలేష్ యాదవ్ గారు, కేటీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేటీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేటీఆర్ గారి నాయకత్వం, ధన్యవాదాలు। जय भारत, जय बीआरएस, जय केसीआर। ప్రాఫిట్స్ ఇది నేడు బీజేపీ అవలంబించే దుర్మార్గమైనటువంటి పెట్టుబడిదారీ దోపిడీదారుల యొక్క ప్రభుత్వం। నేను సీదా చెప్తా ఉన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి, అయ్యా మోడీ గారు, మీ పాలసీ ప్రైవేటైజేషన్, మా పాలసీ నేషనలైజేషన్। ఇలా అమ్ముతా 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 అంటున్నావు ఎల్ఐసిని, అమ్మాయి పర్వాలేదు, 24 తర్వాత నువ్వు ఇంటికి, మేము ఢిల్లీకి గ్యారంటీగా మళ్ళా ఎల్ఐసిని వాపసు తీసుకుంటాం, పబ్లిక్ సెక్టర్ ఆ ఎల్ఐసిని కొనసాగిస్తామని మనం చేస్తా ఉన్నాం। ఎల్ఐసి సోదరులకు 42 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులున్నాయి, లక్షలాది మంది ఎల్ఐసి ఏజెంట్లు ఉన్నారు, లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు। భారతీయుల ఆత్మతోని, ప్రతి సామాన్యుని కుటుంబంతోని పెనువసిపోయిన పేరు బంధం ఉన్న సంస్థ మన ఎల్ఐసి। దాన్ని అప్పనంగా అడ్డికి పావుచారు, ఇష్టం వచ్చిన आपके मुख्यमंत्री ने आज एक बहुत शानदार कार्यक्रम शुरू किया है। आपके सब लोगों की आंखों का चेकअप कराया जाएगा। तेलंगाना में 4 करोड़ लोग रहते हैं, 4 करोड़ लोग। सब लोगों की, बच्चों की, बूढ़ों की, आदमी की, औरत की, इस धर्म की, उस धर्म की, अमीर की, गरीब की, सब लोगों की आंखों का चेकअप केसीआर साहब मुफ्त में कराने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ। जिसकी आंखों में डिफेक्ट मिलेगा उसको मुफ्त में दवाई दी जाएगी। जिसे चश्मे की जरूरत होगी उसे मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा, और अगर किसी की आंखों में ऑपरेशन करने की जरूरत होगी तो उसका मुफ्त में ऑपरेशन किया जाएगा। शानदार प्रोग्राम है कि नहीं है? आज हम लोग यहां से सीख के जा रहे हैं। मैंने और हम सभी लोगों ने ये सारा कार्यक्रम देखा, इनके डॉक्टर से मिले, इनके ऑफिसर से मिले, जितने शानदार तरीके से उसका आयोजन किया जा रहा है, प्लानिंग की गई है, बहुत शानदार कदम बदलाव का कदम था। आपका यहां पे आना इस बात का सबूत है कि आप देश को प्यार करते हैं, आपको चिंता है कि देश कहां जा रहा है, आपको इस बात का ज्ञान है कि देश नफरत की राजनीति को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये देश एक गुलदस्ता है, अलग अलग रंगों के फूल हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि गुलदस्ते में सिर्फ एक ही रंग के फूल हों। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। जिस गुलदस्ते में सिर्फ एक ही रंग के फूल हों उसको ज्यादा देर देखा नहीं जाता। असल में फूलों की रंग की जो विभिन्नता है वही उसको गुलदस्ता बनाती है। तो आज देश क्या मांग रहा है? देश मांग रहा है रोजगार। यंगेस्ट कंट्री ऑन अर्थ इंडिया, भारत, लेकिन युवा बेरोजगार हैं। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़
रोजगार हर साल हम लोग गुजर रहे हैं, जहां भारत सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार दिल्ली में है, एक एक सरकारें जो चुनी हुई उनको परेशान कर रही है। चाहे वो आपकी सरकार हो और चाहे आपके बीआरएस की पार्टी की सरकार हो, जो सहयोग और जो मदद और जो लोकतंत्र में सम्मान मिलना चाहिए वो सरकार सम्मान नहीं दे पा रही है। समय समय पर रुकावट कैसे पैदा हो, नेताओं को कैसे परेशान किया जाए, उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए, उनके विपक्ष के लोग जो उनके सामने खड़े होकर के सवाल पूछते हैं, उनको किस षड्यंत्र से उनको दबाया जाए, उनकी छवि कैसे खराब की जाए। दिल्ली के माफ कीजिएगा, दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने चाशुम्बे को लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि वो एक मुंतखबा हुकूमत के कामकाज में मुदाखलत कर अपने बिग बॉस को खुश करने के लिए किसी कबीले के सरदार की तरह बर्ताव कर रहे हैं। दिल्ली असेंबली में आज ऐवान के तीसरे दिन खिताब करते हुए सिसोदिया ने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत के काम में मुदाखलत ना करें, लेकिन उसके बावजूद लेफ्टिनेंट गवर्नर लगातार आम आदमी पार्टी की हुकूमत को काम करने नहीं दे रहे हैं। क्या संवैधानिक पीठ ने की हुई है? एलजी साहब ना संविधान को मान रहे हैं ना संवैधानिक पीठ को मान रहे हैं। वो अपने मर्जी से ऐसे सिस्टम को चलाना चाहते हैं जैसे कबीले का कोई सरदार चलाता है। ये ठीक नहीं है। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और सदन ने भी इस बात को रिक्वेस्ट किया है एलजी साहब से कि आप संविधान को मानिए और संविधान के अनुसार एमसीडी को चलने दीजिए, संविधान के अनुसार दिल्ली की सरकार को चलने दीजिए। मनीष जी, एक मामला हो रहा है जिसमें मोहिंदर गोयल ने नोट ले आके दिखाया कि रिश्वत देने का मुझे प्रयास किया गया और अस्पतालों में इस तरीके का गोरा धंधा चल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी विधानसभा में किसी हॉस्पिटल में कोई सर्विस प्रोवाइडर नियुक्तियों में गड़बड़ी कर रहा है और जब वो उसकी शिकायत लेके पुलिस के पास जाते हैं, डीसीपी के पास जाते हैं, जॉइंट कमिश्नर के पास जाते हैं, एसीपी के पास जाते हैं, एलजी साहब के पास जाते हैं, तो कोई उनको सहयोग नहीं करता। वो कहते हैं मैं वो गलत कर रहे हैं, मैं रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ, आप रंगे हाथों पकड़ो। तो कोई आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली मोहिंदर गोयल ने चाशुम्बे के रोज दिल्ली असेंबली में नोट की गड्डी लहराकर एक नया हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ये रिश्वत में मिले हुए पैसे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में नर्सिंग वगैरह की भर्ती के लिए टेंडर निकला है। हुकूमत का क्लॉज है कि 80% पुराने मुलाजिमीन को रखना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें बड़े पैमाने पर पैसे की वसूली होती है। जब रुकने असेंबली नोटों की गड्डी ऐवान में लहरा रहे थे तो एक हंगामा जैसा माहौल बन गया और मोहिंदर गोयल ने कहा कि इस मामले से पर्दा उठाकर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली है। मोहिंदर गोयल का कहना है कि मुलाजिमत हो जाने के बाद भी मुलाजिमीन को पूरे पैसे नहीं मिलते। ठेकेदार उनमें से बहुत से पैसे खुद ले लेते हैं। मुलाजिमीन इस मामले को लेकर अस्पताल में हड़ताल पर बैठे, वहां उनके साथ मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि जब इस मामले की शिकायत की गई तो उन्हें खामोश रहने के लिए रिश्वत दी गई। को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो। मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो। ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं। जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए। ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपने जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति है कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। बहुत हर तरह से जब हथकंडे
इंडिगो एयरलाइन के प्लेन का इमरजेंसी गेट खोलने के मामले में सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या ने गलती से गेट खोल दिया था। उन्होंने कहा कि मामले को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, गेट गलती से खुल गया था, जिसके बाद एयरलाइन ने सिक्योरिटी की जांच की और प्लेन ने उड़ान भरी। इस मामले में तेजस्वी सूर्या का नाम आने के बाद सोशल मीडिया पर अपोजिशन पार्टियों और लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए थे कि तेजस्वी के खिलाफ मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब सफाई दी है। दरअसल 10 दिसंबर 2022 को इंडिगो का प्लेन चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जा रहा था, तब तेजस्वी सूर्या ने इमरजेंसी एग्जिट खोल दिया था। इसे लेकर मंगल की रोज एयरलाइन ने बताया था कि चेन्नई में बोर्डिंग के दौरान एक पैसेंजर ने फ्लाइट 6C7339 का इमरजेंसी गेट खोला था। एयरलाइन ने तेजस्वी सूर्या का नाम लिए बिना बताया था कि पैसेंजर ने अपना हाथ इमरजेंसी गेट पर रखा, जिससे वो खुल गया था। उन्होंने इस गलती के लिए माफी मांगी। सारी सिक्योरिटी चेक पूरा करने के बाद ही फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया जा रही कंतास एयरलाइन की QF144 फ्लाइट का एक इंजन बीच रास्ते में फेल हो गया, जिसके बाद प्लेन की सिडनी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी 145 मुसाफिर महफूज हैं। एक खबर के मुताबिक पायलट्स की जानिब से इमरजेंसी में वाक़े मेडे अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद सिडनी एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, डॉक्टर, एम्बुलेंस और बचाव कर्मी पहुंच गए थे। हालांकि पायलट्स ने अपनी सूझबूझ से एक इंजन के सहारे ही प्लेन को महफूज लैंड करा लिया। अब इंजन फेल होने के वाक़े की जांच की जा रही है। बोरावारी में हेलीकॉप्टर के हादसे में वजीर दाखिला डेनिस मॉन्स्टर सकीक समेत 18 अफराद की हलाकत की इत्तला है। ये मामला यूक्रेन में पेश आया। पुलिस ने बताया कि चाशोबे के रोज कैफ के इलाके में हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले 18 अफराद में यूक्रेन के वजीर दाखिला भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया यूक्रेन के 3 वज़रा इस हादसे में हलाक हुए हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में मुबैना तौर पर वजीर दाखिला डेनिस मॉन्स्टर सकी समेत 18 अफराद की हलाकत की इत्तला है। अमेरिका की सरकर्दा सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आलमी इक्तिसादी कुसाद बाजारी के खदशे के पेश नज़र अपने तकरीबन 11,000 मुलाजिमीन की छटनी करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगल के रोज ये इशारा दिया गया है और बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले मुलाजिमीन का 5% को निकाला जा रहा है, जबकि एक तज्जियाकार का कहना है कि इस तादाद में इजाफा भी हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह सत्या नाडेला 24 जनवरी को माहियती सरमायाकारों को अपडेट करने से पहले बरतरफी का ऐलान कर सकते हैं। 1.78 ट्रिलियन की इस कंपनी के दुनिया भर में 2,20,000 से ज्यादा मुलाजिमीन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्टवेयर कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन को कोविड-19 की वबा के दौरान सैकड़ों नए मुलाजिमीन भर्ती करने के बाद आलमी इक्तिसादी मंदी का सामना है। माइक्रोसॉफ्ट ने अक्टूबर में अपने कंप्यूटिंग कारोबार में मंदी से खबरदार किया था, जिसमें कंपनी ने तरक्की की उम्मीद में काफी वसाइल की सरमायाकारी की थी। एक फ्रांसीसी राहिबा और दुनिया की मोहम्मद तरीन खातून लेवल रैंडन का 118 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। सेंट कैथरीन लेबर नर्सिंग होम के तर्जुमान का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी गई। मंगल को एक बयान में तर्जुमान डेविड टावेला के हवाले से कहा गया कि बहुत अफसोसनाक है, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने प्यारे भाई के साथ दोबारा मिल जाएं, उनके लिए ये नजात है। रेंडन, जिन्हें सिस्टर एंड्रे के नाम से भी जाना जाता है, 1904 में पैदा हुई थी। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अप्रैल 2022 में जापान के 119 साला केन तानाका की मौत के बाद रेंडन को दुनिया का सबसे मोहम्मद तरीन शख्स तस्लीम किया था। रेंडन ने 26 साल की उम्र में कैथोलिक मजहब इख्तियार किया था और बाद में 41 साल की उम्र में एक राहिबा के तौर पर डॉटर्स ऑफ चैरिटी में शमूलियत इख्तियार की थी। लखनऊ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक नौजवान जोड़ा चलती स्कूटी पर फिल्मी अंदाज में एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लखनऊ के हजरतगंज इलाके का है। बज़ाहिर इस स्कूटी के पीछे आने वाली गाड़ी से ली गई ये वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने फुटेज की जांच शुरू कर दी। खबरों के मुताबिक हजरतगंज में फहाशी फैलाने वाले नौजवानों को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अवामी मकाम पर फहाशी फैलाने समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जराये के मुताबिक नौजवान के साथ स्कूटी पर सवार लड़की नाबालिग है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसमें भी इसी तरह का मंजर देखने को मिला था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।